मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 392वीं कक्षा, छठे अध्याय की दूसरे पाद में हम अंतिम प्रकरण में चल रहे हैं, जिसमें कि 176 तक सूत्र हो चुके हैं। कल जो बता रहा था मैं षष्ठी के विषय में, षष्ठी समास के विषय में, तो ये जो वार्तिक था प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, तो जहां निषेध प्रारंभ होता है षष्ठी समास का न निर्धारण, वहीं पर ये दिया हुआ था। तो वहां ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जब प्रतिपद विधान वाली षष्ठी का समास नहीं होता तो फिर निर्धारण में जो षष्ठी की गई है यतश्च निर्धारणम, तो वो भी तो प्रतिपद विधाना हो गई ना, तो फिर उसके निषेध की क्या आवश्यकता है? वो तो यूं ही सिद्ध हो जाएगी किसी वार्तिक के माध्यम से। तो वहां भी यदि हम देखें यतश्च निर्धारणम, तो मुख्य तो विषय चल रहा है वहां सप्तमी का, सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणम। आगे षष्ठी चानादरे स्वामीश्वरादिदायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूभ्यश्च आयुक्त कुशलाभ्याम वा सेवायाम यतश्च निर्धारण। हाँ, आयुक्त कुशलाभ्याम आसेवायाम नहीं, चा सेवायाम यतश्च निर्धारणम। तो यतश्च निर्धारण है, षष्ठी चानादरे ऊपर है। हाँ, तो षष्ठी चानादरे यहाँ से षष्ठी चल पड़ा ये, लेकिन षष्ठी चानादरे मुख्य तो बात चल रही थी सप्तमी की, सप्तमी का विधान करने के लिए। तो यतश्च निर्धारण में भी देखो चा पढ़ा हुआ है। ये चा जो है ना, अलग अलग पढ़े हुए सूत्रों में ये इनके भी बड़े अलग अलग कार्य होते हैं कि किस प्रयोजन को लेकर के चा का वहां पर ग्रहण किया गया है। तो वहां तो वास्तव में सप्तमी का ही विधान है यतश्च निर्धारण, लेकिन दूसरे पक्ष में यहाँ पर षष्ठी का भी विधान कर दिया है। तो वो षष्ठी जिसका विधान किया गया है वो च से लेकर के वो शेष वाली षष्ठी ही ली गई है वहां, शेष लक्षणा षष्ठी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहां पर प्रतिपद विधान वाली षष्ठी है। ये प्रतिपद विधान तो सप्तमी का है, दूसरे पक्ष में शेष में षष्ठी है, क्योंकि एक पक्ष में सप्तमी करके सूत्र हट गया, एक पक्ष खाली छोड़ दिया। अब जो पक्ष खाली छोड़ दिया वहां शेष होने के कारण से षष्ठी हो गई। बस ये है उसका तात्पर्य। इसलिए न निर्धारण से फिर निषेध करना पड़ा। तो न निर्धारण जो निषेध कर रहा है ये शेष लक्षणा षष्ठी का ही निषेध कर रहा है। चलो आज इसको समाप्त करते हैं पाद को। तुम लोग भी थक गए होगे स्वरों को पढ़ते पढ़ते। तो आगे सूत्र है उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम अपरशु। अच्छा जी, पीछे 3 जगह ऐसे आए थे जो पुस्तक में स्वर शायद गलत है। एक बार निष्ठोपमानाद अन्यत्रस्याम में जो व्याघ्रमुख है, जो दूसरा पक्ष है लास्ट में, तो व्याघ्र में व्याघ्रमुख, तो पहले वाले में तो इन्होंने अंतोदात्त किया है जो कि सूत्र कह रहा है जी। अब दूसरे पक्ष की बात आई तो दूसरे पक्ष में व्याघ्र शब्द अंतोदात्त, हाँ, दूसरे पक्ष में
दूसरे पक्ष में सूत्र कौन सा लगेगा फिर? समास जो किया गया है वो बहुरी ही समास किया गया है ना? जी। तो बहुरी प्रकृत्या पूर्व पद हमने पूर्व पद का स्वर रखा, ये तो उसके लिए हो गया प्रक्षालित का। हमें देखना है व्याघ्रमुख का। तो व्याघ्र शब्द जो है वो का प्रत्यय करके बनाया गया है। जी। तो प्रत्यय स्वर से ये अंत उदात्त रहेगा। प्रकृति स्वर रखेंगे ना पूर्व पद का, जी। तो प्रत्यय स्वर से व्याघ्र अंतोदात्त होगा। हाँ, तो ये घ्र के नीचे से हटा दो, ये अशुद्धि हो रही है। घ्र के नीचे अनुदात्त की रेखा नहीं आएगी। मुंह में स्वरित भी है तो नहीं, ग्र मुंह में उदात्त। तो ठीक है, मुंह में तो स्वरित हो जाएगा, फिर आगे के जब अनुदात्त होंगे तो दांत से उत्तर अनुदात्त को, तो वही अशुद्धि हो गई है कि घ्र के नीचे से रेखा को हटाना पड़ेगा। और किसमें? और आचार्य जी अगले सूत्र में संवत्सर काल के उदाहरणों में संवत्सर जाता है। हाँ, तो संवत्सर जाता है, तो वो यहाँ भी उदाहरण संवत्सर जाता है। ये हो गया संवत्सर जाता है। तो संवत्सर में व के नीचे रेखा नहीं आ रही, ये है ना, है? जी हाँ जी। हाँ, तो ये भी आनी चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा ही अनुदात्त कर ही रहा है, तो शेष सारे अनुदात्त हो जाएंगे। और आचार्य जी वा जाते अगले सूत्र में सुखादिभ्य के उदाहरण में सुख जाता है, वहां दूसरे उदाहरण में ख अनुदात्त रखा गया, उदात्त होना चाहिए। वा जाते, अच्छा हाँ, तो वा जाते में भी जिस पक्ष में इसने अनुदात्त कर दिया वहां तक तो ठीक है। और दूसरे पक्ष में अब सुख शब्द का स्वर रखना है। तो सुख शब्द को देखा गया तो ये कैसे बना? ड प्रत्यय खंड, हाँ, खंड धातु से ड प्रत्यय करके बनाएंगे, तो ड प्रत्यय होने से ये प्रत्यय स्वर लगेगा यहाँ पर। हाँ, तो ये भी अशुद्ध है। ये वैसे ही अशुद्धि हुई जैसे व्याघ्र मुखा में, क्योंकि जा को तो इन्होंने कर दिया स्वरित, लेकिन ख के नीचे रेखा आ गई है, काफी अशुद्धियां हो गई हैं। दुख जाता में तो ठीक आ रहा है, इसमें तो सही है। सुख जाता में शुद्धि है। और हो गया। हाँ जी इतने। तो उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम परशु, उपसर्गात पंचमेक वचनांतम, स्वांगम प्रथमैक वचनांतम, ध्रुवम प्रथमैक वचनांतम, अपरशु प्रथमैक वचनांतम। बहुरी समास का पीछे से प्रकरण चल रहा था, अभी उसी को ले रहे हैं। तो उपसर्गात उत्तरम स्वांगम, अर्थात अपना अंग, उसका कोई भी वाचक शब्द होगा स्वांगम। अब परशु शब्द भी अपना अंग है, पसलियां जिनको बोलते हैं, तो उसको छोड़ करके तो परशु वर्जितम स्वांगम। एक अन्य बात कही उसका विशेषण के रूप में कि ध्रुव भी होना चाहिए, वो अंग स्थिर होना चाहिए। तो परशु वर्जितम ध्रुवम स्वांगम अंतोदात्तम भवति। बहुरी हो समास, समास बहुरी ही रहेगा। अब यहाँ जो ध्रुव शब्द है कि ध्रुव होना चाहिए अंग, तो अध्रुव भी होते हैं क्या? रात्रि में सो रहे हैं तो चलो ठीक है, जैसे हम कोई वस्त्र अधिक पहन रखे हैं उतार के रख दिया, ऐसे कोई अंग है उसको हटा के रख दिया, सुबह उठे तो फिर लगा लिया। पोर्टेबल। तो पोर्टेबल तो अंग होते नहीं है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ध्रुव हम ऐसे अंग को लेंगे कि जो यदि न रहे शरीर में तो व्यक्ति फिर जीवन उसका चलेगा नहीं। अब मान लो हाथ पैर हैं किसी कट जाते हैं तब भी जीवन चलता रहता है,
तो इनको अध्रुव नहीं कहेंगे, ऐसे ये तात्पर्य है। अब पसली है, परशु पसली ना हो तो चल जाएगा शरीर, ये चलेगा ही नहीं, पसलियां अनिवार्य है। इसलिए परशु को छोड़ दिया क्योंकि वो आ सकता था इसमें ध्रुव में। तो शब्द यहाँ पर है प्रपृष्ठ प्रोदर प्रललाट। अब उसका विग्रह यहाँ पर ध्रुवता को दिखाने के लिए कि सततम यस्य प्रगतम पृष्ठम भवति, इस तरह से विग्रह दिखाया है। कोई आवश्यक नहीं ऐसे ही करें, हमें तो बनाना है शब्द प्रपृष्ठ का, लेकिन अर्थ को खोलने के लिए, उसकी एक रूपता को दिखाने के लिए। तो यहाँ बहुरी समास जो किया गया कि यस्य लगा करके, सततम यस्य प्रगतम पृष्ठम भवति, तो बहुरी समास यहाँ किया गया, और बहुरी समास होने से जो स्वर की प्राप्ति हो रही थी उसको रोक करके यहाँ अंतोदात्त रखा गया, तो पृष्ठ शब्द उदात्त हो जाएगा। ऐसे ही प्रोदरः और प्रललाटः। तो यहाँ अर्थ क्या बनेगा इसका कि प्रपृष्ठः निप्रगतम पृष्ठम, प्रपृष्ठः प्रगतम पृष्ठम यस्य, बस इतना ही विग्रह है कि प्रगत है पृष्ठ जिसका। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, तुम लोग नहीं उठ रहा है अभी, कि सूत्र में शब्द है उपसर्ग। उपसर्ग होते हैं क्रिया के योग में, ये पृष्ठ क्रिया है क्या? उदर पृष्ठ ललाट, ये क्रियाएं कहाँ है यहाँ? और इनसे पूर्व जो प्रा रहा है ये उपसर्ग कहाँ है? तो इस तरह से सूत्र में उपसर्ग शब्द, कभी कभी उपलक्षण के लिए भी कुछ शब्दों का ग्रहण किया जाता है सूत्र में। तो यहाँ पर भी उपलक्षण ये बनेगा प्रादि का। कुगति प्रादय सूत्र में जो प्रादि शब्द है, और प्रादि में ये 22 आते ही हैं, उनका उपलक्षण है ये। क्यों है उपलक्षण, कैसे पता लगा, संकेत कैसे लग गया हमें पता है इसका, कि जहां ये उपसर्ग संज्ञा की जाती है तो ऊपर क्या आ रहा है उसके, प्रादयः उपसर्गः क्रिया योगी। अगर हम योग भाग कर लें और नहीं करते हैं तो एक सूत्र में ही ले लेते हैं, प्रादया उपसर्गा साथ साथ पड़े हुए, उन्हीं का नाम उपसर्ग भी है। तो प्रादि का नाम उपसर्ग रख दिया, वो ठीक है, क्रिया के योग में रखा, लेकिन उपलक्षण का अर्थ अर्थात संकेत मात्र कह करके हम उपसर्ग से प्रादियों को कहीं कहीं ले सकते हैं। और यही सूत्र ये संकेत दे रहा है इस बात का, क्योंकि सूत्र को तो व्यर्थ कर नहीं सकते, और अंग क्रियाएं नहीं है ये भी स्पष्ट है, फिर पाणिनि क्यों कह रहे हैं उपसर्ग? तो उपसर्ग यहाँ पर उपलक्षण है प्रादियों का, यानी उपसर्ग संज्ञा नहीं है इनकी अब। तो इसलिए कुगति प्रादय से ही समास अगर हम करेंगे, तत्पुरुष तब की बात कर रहा हूं, यहाँ तो कर बहुरी किया है, बहुरी तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन तत्पुरुष ही अगर करें हम तो उस अवस्था में यहाँ कुगति प्रादय से समास हो जाएगा। अब यहाँ क्योंकि बहुरी का प्रकरण चल रहा है तो बहुरी समास किया गया है। तो अर्थ क्या बनेगा इसका? तो यहाँ प्रगतम पृष्ठम यस्य, प्रगत है पृष्ठ जिसका, तो या तो हम प्रकर्ष रूप में ले सकते हैं इसको, अच्छी पीठ है जिसकी, सुपुष्ट है, या अन्य किसी अर्थ को लेते हुए, जैसे प्रललाट मस्तक जिसका बड़ा है, आकार का है, ऐसा मानते हुए एक प्रशंसनीय अर्थ में लेते हैं उसको, ऐसे ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, वनम समासे। समास की तो बात ही चल रही है, ये सारा बाद ही समास का है, फिर भी सूत्र में समासे बोल दिया गया, ये क्या? तो यहाँ पर समास का तात्पर्य समास मात्र, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, हम एक एक समास में अटके हुए थे, तो बहुरी समास को हटा दिया गया। अगर ये नहीं कहते तो बहुरी समास में ही होता है ये। तो वनम प्रथम एकवचनांतम समासे सप्तम एकवचनांतम, तो उपसर्गाद उत्तरम वनम इत्येतद उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति, समास मात्रे, समास मात्र में हो जाएगा। तो प्रवणे यष्टव्यम, निर्वणे प्रणिधीयते,
तो प्रवणे, अब यहाँ समास कोई सा भी कर सकते हैं, तो तत्पुरुष भी कर सकते हैं, जैसे प्रकृष्टम वनम प्रवणम। जो प्रकृष्ट वन है वो प्रवण हो गया, नकार पूर्णकार हो जाएगा। प्रणिरंतः शरे शुक्ल क्षाम्र, इस सूत्र से। ऐसे ही निर्गतो वनाद, ये भी तत्पुरुष का ही दिखाया है, वन से गया हुआ, तो वो हो गया निर्वण। यहाँ इन्होंने इस तरह से भी दिया है कि प्रसंगानुसार जब हम यज्ञ की वेदी में वहां जब प्रयोग करते हैं इसको, प्रवण को और निर्वण शब्द, तो वहां प्रवण का अर्थ हो जाएगा एक प्रकार से जो नीचे को झुकी हुई जो भूमि होती है, तो उसके लिए प्रवण का प्रयोग किया जाता है जब यज्ञ की वेदी बनाते हैं उस समय। और निर्वण शब्द भी जिस जहां पर जो चारों ओर जो समान भूमि होती है, समभूमि, उसको निर्वण शब्द से द्योतित किया गया है। तो प्रसंगानुसार फिर समास की व्युत्पत्ति करते समय उससे अर्थ निकाला जाएगा। आगे सूत्र है अंतः। कितनी बार आ चुका है ये अब तक? पीछे पीछे 2 बार। 2 बार आ चुका। एक तो पूर्व पद जहां बात चल रही थी, तो पूर्व पद का अंतोदात्त आया था ना। पहले तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर, फिर पूर्व पद का आदि उदात्त, और फिर पूर्व पद का अंतोदात्त, और उसके बाद फिर उत्तर पद का आदि उदात्त, और फिर उत्तर पद का अंतोदात्त। तो अब तक हम अंतोदात्त में ही चल रहे थे, तो वो दूसरा अंतः था। एक यहाँ पर अंतः आ गया, तो ये अंतः अंतोदात्त करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। वो तो अंतः ऊपर से आ ही रहा है, उसको नहीं हटाया गया है। ये तो वन शब्द की बात आ रही है। अब ये जो अंतः है, देखो वहां जो अंतः था 2 बार हम जो पीछे पढ़ चुके हैं, वो है अंत, उसका प्रथमा का एक वचन। और ये है अंतर, अव्यय। वो अव्यय नहीं था, वो प्रथमा का एक वचन था, और ये है अव्यय। ये रेफ का जो विसर्ग दिखाई दे रहा है ना, अंतर का, अंतः, तो अंतः अव्यय पदम। अब विभक्ति कौन सी मानेंगे इसमें, क्योंकि अव्यय है, विभक्ति आएगी लोप हो जाएगा, तो पंचमी मानी जाएगी, क्योंकि वन को करना है उदात्त। तो अंतः शब्दाद उत्तरम वनम अंतोदात्तम भवति। ठीक है ना। पीछे था जैसे प्र लगाया था, उपसर्ग की अनुवृत्ति आ रही थी उसमें, यहाँ अंतर शब्द से उत्तर। तो अंतर वनम यस्मिन अंतर वनो देशः, जिस स्थान में बीच में वन आ गया है ऐसा देश, उसे कहेंगे अंतर्वन। तो यहाँ बहुरी समास दिखा दिया है। फिर आ गया अंतः क्या जोड़ करके। अब ये वैसा ही अंतः है, अंत, ये अव्यय नहीं है अब। लेकिन अव्यय न होने पर भी इसका अर्थ अंतोदात्त करने के लिए अंत शब्द नहीं पड़ा है, वो तो फिर वही आ रहा है दूसरा वाला अंत है। यहां पर स्वयं अंत शब्द को अंतोदात्त करना है, क्योंकि अंत का भी तो कभी अंत होता है कि नहीं। अच्छा, अंत शांत होता है कि अनंत होता है? अब बड़ी उलझन आ गई है। अंत शांत होता है। अंत शांत होता है, यानी अंत का कोई अंत नहीं है, यह है। अंत का अंत होता है, तो उसके आगे क्या है फिर? आदि। नहीं, अंत का अंत हो गया, फिर उसके आगे क्या है? कुछ है और? अंत का अंत होते ही कुछ होना चाहिए ना फिर आगे, क्योंकि इसका तो अंत हो गया। अगर आदि। अंत का अंत हो गया तो उसके आगे कुछ और आएगा फिर, और यदि कुछ और आ गया तो अंत कहाँ है फिर वो? जैसे हम कहें कि ये लाइन है पूरी, मनुष्य खड़े हुए हैं और ये है अंतिम, उसके आगे और कोई मनुष्य होगा क्या? है?
अच्छा, अब उसको अंत वाले को अंत कर दो, हटा दो वहां से। तो ऐसे नहीं हो पाता। ये इसमें से ये शब्द नहीं घटेंगे यहाँ, कि अंत का भी अंत होता है। अगर अंत का अंत हो जाएगा तो परमात्मा, परमात्मा का अंत होता है या अनंत है परमात्मा? अंत नहीं होता ना, क्योंकि अंत का अंत नहीं होता। चलो, उलझन बहुत बढ़ जाएगी, अभी अभी यहीं रहो। तो यहाँ उपसर्गात जो पीछे से आ रहा था उसको फिर ले लिया गया है, क्योंकि बीच में जो अंतः शब्द आ गया था वो तो उसी सूत्र में घटेगा। तो उपसर्गात परः अंतः शब्द उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। तो उपसर्ग प्र ले लिया, प्रांतः पर्यंतः। यहाँ भी वही है, प्र आदियों का उपलक्षण है, उपसर्ग वही चला रहा है। तो यहाँ बहुरी समास कर सकते हैं, और समास का कोई, क्योंकि बहुरी की अनुवृत्ति तो समाप्त हो चुकी है, अन्य समास भी कोई ले सकते हैं। तो बहुरी समास करेंगे तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि प्रगतः अंतः यस्य, जिसका अंत हो गया है, और तत्पुरुष करेंगे तो जो अंत को प्राप्त हो गया है या अंत से हट गया है, क्योंकि प्र के साथ में हम गत लगा लें या जिस प्रकार से भी करें, ऐसे ही पर्यंत। तो प्रसंगानुसार जहां भी शब्द आएगा उसी के आधार पर इसका विग्रह होगा, वहीं समास का पता लगता है। लेकिन समास कोई सा भी हो, ये सूत्र अंतोदात्त करेगा। अब दो उपसर्ग ऐसे हैं, प्रादियों में से दो शब्द ऐसे हैं जहां पर निषेध करना पड़ा। वो आगे सूत्र है न निविभ्याम, है न अव्यपदम निविभ्याम पंचमी देवचनांतम, नी बी, इनको हटा दिया। एताभ्याम परः अंतः शब्दः अंतोदात्तो न भवति। अब ये नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो यदि बहुरी ही समास करेंगे तो बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम, और पूर्व पद है यहाँ अव्यय, वो उपसर्ग है तो उपसर्गाष्टाभिवर्जन। तत्पुरुष यदि समास करेंगे तो वहां पर भी वही बात है, पूर्व पद का ही स्वर रखता है वो भी, तो तब भी वही बात होगी, तब भी वही लगाएंगे उपसर्गाष्टाभिवर्जन। तो न्यंतः व्यंतः, पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, यहाँ निषेध हो गया। अब निषेध होकर के नी और वी ये उदात्त रहे, इनके स्थान में हो गया यणादेश, आगे है अनुदात्त। तो यणादेश जब हुआ है तो फिर अगले वाले अनुदात्त को स्वरित होने का अवसर मिल गया, उदात्त स्वरितयोर यण। आगे देखो, परेर अभितो भावी मंडलम, परे पंचम एकवचनांतम अभितो भावी, प्रथमैकवचनांतम मंडलम प्रथमैकवचनांतम। अभितो भावी, अभी आता है दोनों ओर अर्थ को कहने के लिए, अभितः तस लगा करके। तो अभितः भावः यस्य, दोनों ओर होना है जिसका, ठीक है। तो यहाँ पर भाव जो है ना, भाव में ही प्रत्यय हुआ है घय, तो भवन अर्थ उसका हो गया। भवन में जैसे हम लुट करते हैं घय, उसी अर्थ में हो गया भाव में ही। तो अभितः भावः यस्य, तो वो तो शब्द हो गया, हम बहुरी समास करके ही बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो इनी प्रत्यय दिया है, अत इनी ठनव, अकारांत करके, इनी अभितः भावः यस्य, तो इनी प्रत्यय करके बनाया इसको अभितो भाविन। अभितो भाविन का ये नपुंसकलिंग का शब्द है यहाँ सूत्र में, अभितो भावी। अब ये बनेगा किसी का विशेषण, क्योंकि दोनों ओर होना है जिसका, तभी तो बनेगा, कोई और है वो, उसका बनेगा विशेषण। तो वो कौन है? तो वो शब्द सूत्र में आ रहा है मंडल। मंडल किसे कहते हैं? गोल, जो गोलाकार होता है ना, मंडलाकार। तो मंडलाकार का तात्पर्य गोलाकार।
वैशेषिक का तो सूत्र ही है, एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, नित्यम परिमंडलम। परमाणु कैसे होते हैं? गोलाकार, और वो नित्य। वहां नित्यता से तात्पर्य है सत्वर स्तंभ को नहीं कहा गया वहां परमाणु, वहां परमाणु कहा गया है तन्मात्राओं तक पहुंचते पहुंचते जो स्थिति बनती है उसको नित्य मानते हुए, जिनसे फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, उसका उपादान कारण, उसे कहा गया है नित्यम परिमंडल। तो परिमंडल शब्द देखो यही सूत्र बना रहा है। तो उसमें दो बातें हो गई यहाँ पर, एक तो मंडल शब्द के साथ में हम इसको घटाएंगे, और दूसरा है कि दोनों ओर होना है जिसका। तो जैसे कोई नदी है, तो एक किनारे की नदी देखी है किसी ने? अगर देखी हो तो मुझे बता देना, सूचना देना बाद में ढूंढ करके। तो एक किनारे की होती ही नहीं, तो ये कूल कैसा है? ये अभितोभावी है, दोनों ओर होने वाला है ये। मंडल तो सभी तरफ होता है, इसलिए उसको अलग से ग्रहण करना पड़ा है। मंडल अगर गोलाकार वस्तु है तो गोलाकार को हम क्या कहेंगे? वो सर्वत्र गोल ही गोल है, वो जो चारों ओर है ना। गोलाकार उसका जो आ रहा है वो चारों ओर से आ रहा है, लेकिन कूल एक इधर एक इधर, अभितोभावी। कूल का ही पर्यायवाची अन्य ले लो, तीर शब्द है। तीर वो नहीं, धनुष से जिसको छोड़ते हैं बाण, वो भी तीर कहते हैं हिंदी में उसको, लेकिन ये तीर है कूल, किनारा नदी का, नदी तीर। तो ये अभितोभावी शब्द हैं, इनके साथ में समास हो गया परि शब्द का। तो परिकूलम, परितीरम, मंडल के साथ करेंगे तो परिमंडलम। समास कोई सा भी कर सकते हैं, इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है, अर्थ के अनुसार। बहुव्रीहि समास मानेंगे तो बहुव्रीहि प्रकृता पूर्व पदम का अपवाद माना जाएगा, तत्पुरुष मानेंगे तो तत्पुरुष तुल्यार्थ का अपवाद माना जाएगा। अव्ययीभाव समास भी कर सकते हैं, तो उस अवस्था में ये परिप्रत्युपापा वर्ज्य माना होरात्रावयवेषु, ये फिर उसका अपवाद माना जाएगा। तीनों प्रकार से ले सकते हैं। आगे देखो, प्राद स्वांगम संज्ञायाम, प्रात पंचम एकवचनांतम, अस्वांगम प्रथम एकवचनांतम, संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। न स्वांगम अस्वांगम, स्वांगवाची शब्द नहीं लेना है। तो उदाहरणों में जो दिए हैं कोष्ठ, गृह, द्वार, ये स्वांगवाची नहीं है। तो प्राद उत्तरम, अस्वांगवाची उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। संज्ञायाम, सूत्र में संज्ञा कह दिया है तो विशेष वस्तु के वाचक बनेंगे ये। तो जैसे कमरे को हम क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ, प्रगृह या प्रद्वार। तो प्रकोष्ठ तो कमरा ही हो गया, उसकी संज्ञा हो गई है। तो प्र से उत्तर कोष्ठ शब्द को अंतोदात्त हो गया, स्वांगवाची है नहीं ये। ऐसे ही दूसरा है प्रगृह। तो प्रगृह, अब गृह तो चलो ठीक है, प्रसिद्ध है ये, लेकिन प्रगृह जो शब्द आता है प्रयोग में, तो कभी जैसे कोई मकान बनता है और उसके पीछे खुला स्थान रखते हैं, परिधि के अंतर्गत तो सारा आ जाएगा, वो जो परिधि बनाई जाती है अपने पूरे भवन की, मकान की, लेकिन जो निवास का जो कमरा है उसके पीछे का स्थान खुला रखा हुआ है, उसको प्रगृह कह देते हैं, अर्थात गृह को जो प्राप्त है। प्रगतम गृहम प्रगृहम। ऐसे ही प्रद्वारम, जो द्वार को प्राप्त है, तो घर के सामने वाले भाग को कह देते हैं, पीछे वाले भाग को प्रगृहम, सामने वाले को प्रद्वारम। आगे निरुदकादीनि च, निरुदकादीनि प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। तो ये कुछ इकट्ठे करके शब्दों को पढ़ दिया है, जिसमें पहला शब्द है निरुदक। तो निरुदकादीनि शब्द रूपाणी अंतोदात्तानि भवन्ति। निरोधक का अर्थ क्या बनेगा?
तो निष्क्रांतम उदकम अस्मात्, तत्पुरुष भी कर सकते हैं, बहुव्रीहि भी कर सकते हैं। बहुव्रीहि करेंगे तो कैसे विग्रह करेंगे? निष्क्रांतम उदकम यस्य, यस्मात् भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, जहां से पानी निकाल दिया गया है ऐसा स्थान। तो तत्पुरुष में हम दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, जैसे निष्क्रांतम उदकम अस्मात्, जिससे जल निकल गया वह पदार्थ, और जो स्वयं जल से निकल गया तो निष्क्रांतम उदकात्, ऐसे ही विग्रह हो जाएगा। निष्क्रांतम उदकात्, जो जल से निकल गया, अब उसको कहा जाएगा जो निकल गया, और पहले वाले में जहां से जल निकला है उसको कहा गया। शब्द एक प्रकार से ही बनेगा, निरोधकम। ऐसे ही उपल शब्द आता है पत्थर के लिए, पत्थर को बोलते हैं उपल, तो यहां भी ऐसे ही करेंगे विग्रह, निष्क्रांतम उपलम अस्मात् या निष्क्रांतम उपलात्, तो निरुपलम। अभेर मुखम, अष्टाध्यायी में देखें तो पृष्ठ बदल गया ना यहाँ पर, अब उसका भी ध्यान रखा करो सूत्रों का। हम अगले पृष्ठ पर जा चुके हैं। अभे पंचम वचनांतम मुखम प्रथम वचनांतम, यहाँ मुख शब्द को लिया गया है केवल। तो अभे उत्तरम मुखम इत्येतद् उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। अब अभिमुख शब्द का तो बहुत प्रयोग होता है व्यवहार में, किसी दिशा की ओर बोलना होता है कि तभी पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख, ऐसे खड़े हो वैसे खड़े हो, तो अभिमुख अभिमुख, अभिमुख होकर के बोलो, अभिमुख है, सम्मुख है, ये शब्द बहुत व्यवहार में आते हैं। तो यहाँ पर अभिमुख में भी हम दोनों प्रकार से बहुव्रीहि या तत्पुरुष करके विग्रह कर सकते हैं। अभिमुख, अभिगतम मुखम अनेना, ऐसे विग्रह कर लेंगे। अभिगतम मुखम अनेना, ये बहुव्रीहि कर दिया हमने, कि जिसके द्वारा मुख के प्रति गया गया है, यानी कि आया है जो मुख के प्रति सामने, तो ये कौन हो गया? जो सम्मुख खड़ा हुआ है। अभिगतम मुखम अनेना, या फिर हम तत्पुरुष कर सकते हैं, अभिगतः मुखम, मुख को प्राप्त। तो जहां भी जैसा अर्थ संगत होगा उस प्रकार से लगा लिया जाएगा। तो मुख शब्द यानी कि पूरे शब्द को यहाँ पर अंतोदात्त किया गया है सूत्र से। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठाया गया है कि प्रादि समास करें या बहुव्रीहि समास करें। समास तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं, और एक सूत्र पीछे आ चुका है, उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम अपरशु, जो आज यही पढ़ा था अभी प्रारंभ में। तो वहां पर स्वांगवाची शब्द प्रादियों से उत्तर, तो उससे सिद्ध कर सकते थे वहां, उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम परशु, स्वांग तो है ही, ये ध्रुव भी है। तो फिर भी जो यहाँ ये सूत्र अभिर्मुखम अलग से बनाया गया है, तो उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम परशु में बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ रही थी, ठीक है ना। तो बहुव्रीहि से भिन्न समास में भी यहाँ कार्य कर सकते हैं तत्पुरुष आदि करके, तो वहां भी अंतोदात्त रहेगा। दूसरा यह है कि वहां पर स्वांगम शब्द कहा गया था, यहाँ तो स्वांगम नहीं कहा गया है, तो यहाँ हम मुख का अर्थ अंग से भिन्न भी ले सकते हैं, जैसे कि अभिमुखाशाला इन्होंने दिया है ये। तो अभिमुखाशाला में क्या है, यहाँ शाला का कोई मुख वैसा अंग तो होता नहीं जैसे हमारा अंग होता है मुख, तो वहां भी जहां स्वांगवाची नहीं है वहां भी इस शब्द का प्रयोग हो सकता है। दूसरा वहां पर ध्रुव शब्द था, उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम, यहाँ ध्रुव शब्द नहीं। तो जो बातें पीछे कह दी गई हैं उससे भिन्न जहां प्रसंग आएंगे वहां के लिए सूत्र चरितार्थ हो जाएगा। एक उपसर्ग और जोड़ा है इसमें, अपाच्य, अपात पंचम एकवचनांतम च अव्यपदम, अपाद उत्तरम मुखम अंतोदात्तम भवति। तो बिल्कुल जो कहता हूँ वैसा ही अर्थ करेंगे जैसे पीछे किया है, और वही सारे समाधान यहाँ भी लगाएंगे। तो उपसर्गा स्वांगम ध्रुव परशु से जो प्राप्ति हो रही थी फिर भी क्यों कहा गया,
योग विभाग इसलिए किया गया है क्योंकि अपात की अनुवृत्ति आगे ले जानी है। तो अपगतम मुखम अस्मात् अथवा अपगतम मुखात, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। इसमें अविभाव समास भी हो सकता है, और अविभाव समास में यहाँ पर अपपरि बहिरंच वह पंचम्या, पंचम्यंत के साथ करते ही हैं। तो उस अवस्था में अविभाव जब समास करेंगे तो पूर्व पद के प्रकृति स्वर की प्राप्ति हो रही थी परिप्रत्युपापा सूत्र से, उसका ये अपवाद बनेगा। बहुरी समास करेंगे तो वहां भी पूर्व पद के प्रकृति स्वर का अपवाद बनेगा। आगे है स्फिग पूत वीणांजो ध्वकुक्षी सीर नाम नामच। ये नाम नाम दो बार आ रहा है। तो पहला वाला जो नाम है ये सीर शब्द के साथ में षष्ठी समास है, अंतिम जो नाम शब्द है वो अलग है। स्फिग पूत वीणांजो ध्वकुक्षी सीर नाम नामो प्रथमैक वचनांतम चाव्यपदम। समाहार द्वंद्व करेंगे सभी का। तो सीर नाम तो एक अलग बीच में समस्त पद है ये, और अन्य सारे पृथक पृथक पद हैं। तो पृथक पृथक पदों में स्फिग पूत वीणा, वीणा के आगे जो शब्द आ रहा है ये असुन प्रत्यांत है अंजस, फिर अध्वन का अध्व, कुक्षी, सीर कहते हैं हल के लिए। तो सीर नाम जब कहा जाएगा तो इसका अर्थ होगा हल के पर्यायवाची, सीर के पर्यायवाची, और नामन शब्द है। ऊपर से अपाद की अनुवृत्ति ले ली। तो अपाद उत्तराणी स्फिग पूत वीणा अंजस अध्वन कुक्षी, ये स्वतंत्र शब्द हो गए। इत्येतानि सीर नामानि, सीर के पर्यायवाची, और एक स्वतंत्र अंत में आया नामन, नामन शब्दश्च उत्तर पदानि अंतोदात्तानि भवन्ति। इनके जो अर्थ हैं शब्दों के, तो इसमें प्रायः करके अंगवाची भी शब्द आए हुए हैं, जैसे स्फिग है, पूत है, कुक्षी भी है, सीर नाम अलग हो गए। स्फिग का अर्थ स्पष्ट कहीं मिलता तो नहीं है कोशों में, लेकिन प्रसंगानुसार जहां कुछ प्रयोग किया भी गया है जहां तहां इसका, तो वहां स्फिग या तो पैरों के लिए भी ले सकते हैं, और कहीं खोज के देखना कहीं मिलता है इसका अर्थ कि कौन से अंग के लिए कहा गया है तो अंगवाची ही कोई है स्फिग शब्द, पुणादि में भी नहीं बना हुआ है ये। तो अपस्फिगम, सब अप के ही उदाहरण बनेंगे। अपस्फिगम, अपपूतम, अपवीणम, अपांजह, वीणा को रस हो गया है। ऐसे ही अपाध्वा, अध्वन शब्द के साथ में अपकुक्षी ही, अपसीरह, सीर का पर्यायवाची हल शब्द ले लिया है, लांगल शब्द भी उसी का पर्यायवाची है। अपहलम, अपलांगलम, और नाम शब्द के साथ में अपनाम। अपाध्वा में यहाँ पर अध्वन शब्द, तो यहाँ एक प्रश्न ये भी उठेगा कि जब हम अप का अध्वन शब्द के साथ में समास करेंगे तो समासांत प्रत्यय करने के लिए सूत्र बनाया है पाणिनि ने अलग से, उपसर्गाद अध्वन, और इसी के लिए है ये अध्वन शब्द के लिए। और फिर भी यहाँ पर आपने अच प्रत्यय नहीं किया, यहाँ बनना चाहिए अपाध्व। अपाध्व कैसे बन जाएगा? अपाध्व तब बनेगा ना जब अच प्रत्यय नहीं करेंगे। तो यहाँ अच प्रत्यय नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि आपत्ति क्या है, हम ये कैसे पता लगाएं कि इस सूत्र में हम उदाहरण बनाते समय अच प्रत्यय नहीं करेंगे। तो देखो ये सूत्र किस काम के लिए है, ये सूत्र है अंतोदात्त करने के लिए। अब यदि हम इस अध्व शब्द को यहां से हटा दें, सूत्र में से हटा दें, और अप का और अध्वन का समास करें, और उपसर्गाद अध्वना से अच प्रत्यय होना ही है, तो चितः सूत्र लगेगा कि नहीं? चितः कर देगा अंतोदात्त। तो इसमें पढ़ना अनावश्यक हो गया कि नहीं? अब इसमें पढ़ना जब अनावश्यक हुआ, निरर्थक हुआ, तब ये एक ज्ञापन निकला
क्योंकि ये सार्थकता इस सूत्र में तभी कही जाएगी जबकि हम अच प्रत्यय न करके अध्वन का प्र के साथ में या अप के साथ में समास करें, तब सार्थकता होगी इसकी। नहीं तो चितः कर ही देगा अंतुदात्त फिर तो ज्ञापन ये निकला ऐसे कि समासांत प्रत्यय विकल्प से होते हैं, अर्थात नहीं भी होते हैं। तो ये सूत्र, इस सूत्र में पढ़ा हुआ अध शब्द ये इस बात का ज्ञापक है। अच्छा, और ये यहाँ सभी समासांत प्रत्यय, है, सभी समासांत हाँ प्रत्यय, सभी 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 बन जाते हैं। सभी समासांत प्रत्यय, आवश्यक नहीं है कि सूत्र है और हम करें ही उसके लिए। हम करें का तात्पर्य कहीं नहीं उपलब्ध हो रहा है समासांत प्रत्यय और सूत्र में निर्दिष्ट है, तो हम इस ज्ञापक की सहायता से समाधान करेंगे। यही ज्ञापक है इसका। इसलिए यहां पर अच प्रत्यय नहीं किया गया है, और अच प्रत्यय नहीं किया गया है तो उस अवस्था में अंतोदात्त की प्राप्ति नहीं थी, वो इससे की गई है। चलो आगे देखते हैं। अधेर उपरिस्थम, अधे पंचम एकवचनांतम, उपरिस्थम प्रथम एकवचनांतम। उपरिस्थ, उपरि तिष्ठति इति उपरिस्थ, तो पहले छत पे जाकर के बैठो, तभी ये सूत्र का प्रयोग करना। तो यहां तात्पर्य है उपरिस्थ, जो किसी वस्तु के ऊपर आ जाए, ऊपर आकर के बैठ जाए। तो देखो मुख में दांत निकलते हैं ना, तो देखा होगा किसी किसी के बचपन में ही, जब दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत निकलते हैं तो बच्चों की जो है एक के ऊपर एक दांत और निकल आता है, दो दो दांत एक ही स्थान पर आ जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ी परेशानी भी होती है उससे, ऐसा होता है। तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है उपरिस्थ। किसी के कान के ऊपर एक कान और निकल आता है ना, अंगों में विकृतियां हो जाती हैं। उंगली के ऊपर एक उंगली देखा होगा प्राय करके, 6 उंगली वाले हाथ जो है हाथ है। ऐसे ही बालों में भी होता है कभी कभी कि एक ही रोम के क्षेत्र से दो दो बाल निकल आते हैं, तो एक बाल तो निकलता ही है लेकिन एक उसके ऊपर और आ गया। ये सारी जो स्थितियां हैं ये उपरिस्थ शब्द के द्वारा कही गई हैं। तो अधेह उत्तरम, उपरिस्थ वाची, अब वाची बोलना पड़ेगा साथ में क्योंकि उपरिस्थ कोई स्वरूप से तो शब्द लेना नहीं है। उपरिस्थ वाची शब्दम अंतोदात्तम भवति। तो अधिदंत, अब विग्रह करने के लिए क्या करना होगा, हमें अर्थ दिखाने के लिए कोई शब्द और बीच में डालना होगा, जैसे अध्यारूढ़ दंत, अधिदंत। अध्यारूढ़ हो गया है एक और दांत, उसके ऊपर आ चुका है, आरूढ़ हो गया है। तो ऐसे जब विग्रह किए जाते हैं तो उस अवस्था में मध्य पद का लोप कर देते हैं। मध्य पद लोपी समास हम बहुरी में भी जोड़ सकते हैं, तत्पुरुष में भी जोड़ सकते हैं, अविभाव में भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, मध्य पद का लोप हो जाता है। मध्य पद बोलते समय केवल दिखाने के लिए होता है उसका अर्थ। ऐसे ही अध्यारूढ़ कर्णम अधिकर्ण, अधिकेश, इस तरह से। अनोर प्रधान कनीयसी, अनोह पंचम एकवचनांतम, अप्रधान कनीयसी प्रथमा द्विवचनांतम। अप्रधान अर्थात जो गौण है, इस अर्थ में लेना है, स्वरूप से नहीं है कोई शब्द ये। तो अप्रधानम च कनीयश्च, कनीय शब्द अलग है, ये कनीयस वो स्वरूप से ही लिया जाएगा। तो अनोह परम अप्रधान वाची, जैसे पीछे कहा था उपरिस्थ वाची, अप्रधान वाची उत्तर पदम कनीयस शब्दश्च अंतोदात्तो भवति। दोनों अनु से उत्तर आएंगे, समास कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ समास की अनिवार्यता नहीं है क्योंकि बहुरी को तो छोड़ दिया है पीछे। अब अभी इन सूत्रों में समास कोई भी हो सकता है, किसी समास का नाम नहीं ले जा रहा है। तो अनुगतः ज्येष्ठम, अब ये अप्रधान शब्द के साथ में घटा रहे हैं, यानी कि ज्येष्ठ शब्द यहाँ पर अप्रधान है। क्यों है अप्रधान, क्योंकि पूरा जो शब्द बना अनुज्येष्ठ, ये किसको कह रहा है, ये उसको कह रहा है जो ज्येष्ठ के पीछे है। तो उसी का तो ग्रहण हो रहा है ना, शब्द का अभिधेय तो
वह व्यक्ति हुआ जो ज्येष्ठ के पीछे चल रहा है। तो ज्येष्ठ की तो अप्रधानता हो गई, वो अप्रधान हो गया। अनुज्येष्ठ, अनुमध्यम, ऐसे ही कनियस के साथ में वहां एक अलग अर्थ हो जाएगा, अनुगतः कनीयान। अब अनुगतः कनीयान का तात्पर्य जो कनीयान कहते हैं छोटे, छोटे के लिए अल्प, युवाल्पयो हो कनन्यतरस्याम, युव और अल्प दोनों के ही स्थान में हो जाता है ना कन, कन आदेश, युवाल्पयो हो कनन्यतरस्याम, तो उसी से बनता है। यानी कि आजादी प्रत्यय जब आएंगे इष्ठन अथवा ईयसुन, तो कनिष्ठ या कनीयस। तो अनु अर्थात पीछे चलने वाला छोटा भाई, अनुकनीयान। तो ये भी कैसा है? अब यहां पर जो शब्द दिया है इन्होंने अनुकनीयान, तो उत्तर पद में आ रहा है कनीयान शब्द। अब ये यहां पर प्रधान अर्थ में, प्रधान अर्थ में कैसे है ये? देखो विग्रह देखो पहले, अनुगतः कनीयान, और उसमें क्या था विग्रह? अनुगतः ज्येष्ठम। कौन सी व्यक्ति है ज्येष्ठम में? द्वितीया। कनीयान में कौन सी है? प्रथमा। तो अनुगतः कनीयान ये समान अधिकरण हुआ, वही पीछे चल रहा है किसी के और वही छोटा भी है, दोनों का अधिकरण एक ही हुआ। तो ये हो गया यहाँ पर प्रधान। ये अप्रधान नहीं है, उसी को ही कहा जा रहा है कनीयान को, जो कि अनुगत है, किसी और के पीछे चल रहा है, और कनीयान भी है वो, इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया। अगर हम इसका अर्थ उस तरह से करेंगे विग्रह के अनुगतः कनीयान सम, तब तो ये फिर अप्रधान अर्थ में ही आ जाएगा, और अप्रधान कहने से ही यहाँ पर अंतोदात्त हो जाएगा। अब क्योंकि सूत्र में कन्यास को अलग पढ़ा गया है, तो फिर हम अप्रधान न लेकर के प्रधान अर्थ में लेंगे इसको। पुरुषश्चान्वादिष्टः, पुरुषः प्रथमैकवचनान्तं च पदम अन्वादिष्टः प्रथमैकवचनान्तं। अन्वादिष्ट, तो अनु आदिष्ट, पश्चात आदिष्टः अन्वादिष्टः। पहले कहा और फिर कुछ और कहा उससे, इसे कहेंगे अन्वादिष्ट। तो फिर वाची शब्द वही अर्थ लेंगे, अन्वादिष्टवाची। तो अनोह परः अन्वादिष्टवाची पुरुष शब्द अंतुदात्त भवति, वो किसी और को नहीं लेना, लेना पुरुष शब्द ही है। अन्वादिष्टः पुरुषः अनुपुरुषः। तो पहले कोई बात कही उससे, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि तुम भिक्षा भी करो, और आगे कहा कि गौ भी लावो, तो भी लगा करके वो अलग से बोला गया। तो गौ का लाना जो है, भिक्षा का लाना तो है, ये तो मुख्य बात हो गई थी, लेकिन गौ का लाना जो कहा गया वो फिर अन्वादिष्ट हो गया, तो उस अवस्था में ये अंतोदात्त करेगा। तत्पुरुष समास है ये, अन्वादिष्ट है पुरुष अनुपुरुष। आगे अतेरकृत पदे, अते पंचमे कुशनांतम अकृत पदे प्रथमा द्विवचनांतम। अब प्रथमा द्विवचन है तो द्वंद्व समास है ये, इसलिए दोनों का अलग अलग महत्व होगा। तो अकृत ये अलग हो गया, पद ये अलग शब्द है स्वरूप से। तो अकृत का तात्पर्य, यहाँ कृत क्योंकि संज्ञा होती है ये, तो न कृत अकृत, जो कि कृदंत नहीं है, क्योंकि कृत संज्ञा है प्रत्यय की, तो तदंत विधि रखेंगे वहां पर। कृत का अर्थ हो गया कृदंत, और अकृत का अर्थ हो गया अकृदंत। तो अकृदंतम पद शब्दश्च अते परम अंतोदात्तम भवति। अति से उत्तर जो है अकृदंत कोई शब्द हो अथवा पद शब्द हो। तो यहां पर उन्होंने अंकुश शब्द को लिया,
तो अंकुशम अतिक्रांतः, ये उसके अर्थ को खोलने के लिए अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया, द्वितीय दिखाती है उसमें। तो अति का और अंकुश का समास किया गया, अत्यंकुशः नागः। अब यह कृदंत जो माना जाएगा, तो वहां तात्पर्य है कि एक सामान्य रूप से जब हम प्रत्यय जहां देखते हैं, जैसे अणमूल है, त्रिच है, ये तो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं प्रत्यय। लेकिन कहीं जब नहीं स्पष्टता से पता लगता है तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हुए, क्योंकि वैसे अगर देखें नियम के अनुसार तो सारे ही शब्द धातु प्रत्यय से मिलकर के बनते हैं, और धातु से जितने प्रत्यय होते हैं वो सब कौन होते हैं? वो कृत ही तो होते हैं, या नहीं? कुछ और भी होते हैं क्या? तो सारे ही कृदंत हो गए, सारे ही कृदंत हो गए, क्योंकि तद्धित तो प्रातिपदिकों से आते हैं, उनको तो अलग कर दो। लेकिन अव्युत्पन्न पक्ष को लेते हुए, तो उस अवस्था में जैसे यहाँ पर अंकुश शब्द है, तो एक सामान्य रूप से ऐसे ही ले लिया। अब मान लो हम कारक शब्द को ले आए, पाचक शब्द को ले आए, तो वहां तो स्पष्ट ही लग रहा है, मूल प्रत्यय दिखाई दे रहा है, अक 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 दिखाई दे रहा है, तो ऐसे शब्दों को नहीं लेंगे। तो अंकुशम अतिक्रांत अत्यंकुशो नागः, ऐसा नाग जो अंकुश को अतिक्रांत कर गया। अंकुश का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उस पर। सर्प को पकड़ते हैं ना अंकुश से, जो सपेरे होते हैं पकड़ने वाले, तो एक ऐसा हुक जैसा बना करके आगे, और उससे पकड़ते हैं उसके लिए। ऐसे ही अतिकशो अश्व, अश्व की चाबुक होती है जिससे कंट्रोल में लाते हैं उसको, तो उसको भी नहीं स्वीकार कर रहा है, उससे भी वश में नहीं हो रहा है। तो अतिक्रांत कशाम अतिकशः अश्व। पद शब्द को अलग से लिया है इन्होंने, अतिपदा शक्वरी। शक्वरी छंद होता है, और पद को जो अतिक्रांत कर गया है, यानी कि जो संख्या उसकी निर्धारित है कि इतने पाद उसमें होने चाहिए, और उसमें वो अतिक्रांत कर गया, यानी कि अधिक संख्या आ चुकी है, उल्लंघन कर दिया उसका, तो ऐसा छंद कहा जाएगा, उसका नाम होगा अतिपदा शक्वरी, जिसमें एक पाद अधिक है। तो पाद का ही पद शब्द है उसी का बोधक। आगे नेर अनिधाने, नेह पंचम एक वचनांतम, अनिधाने सप्तम एक वचनांतम। यहाँ नी उपसर्ग लिया है। नेह परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति अनिधाने अर्थे, ये पूरे समास का अर्थ होगा। तो निधान, अपिधान शब्द सुना होगा, अपिधान ढांक देना, पिधान, पिधान अपिधान, आकर लोग पढ़ देते हैं ना अपी के, तो पिधान अर्थ शब्द बनता है। ऐसे ही निधान है, तो निधान का तो अर्थ हो गया यहाँ पर छिपा लेना। अब उसका उल्टा कर दो, प्रकाशित कर देना, तो प्रकाशन में लाना, ये हो गया अनिधान। तो यहाँ तात्पर्य है कि जो पूरे समास का अर्थ होगा वो प्रकाशन हो रहा है, ऐसा अर्थ उसमें से निकलना चाहिए। जैसे निर्गतम मूलम यस्य, जिसका मूल निकला हुआ है, प्रकाश में आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा जो वृक्ष इत्यादि, उसको कहा जाएगा निमूलम। ऐसे ही न्यक्षम, नित्रिणम, तो प्रकाशन अर्थ लेना है यहाँ आगे है प्रत्यय अंश्वादयस तत्पुरुषे, प्रत्यय पंचम एक वचनांतम, अंश्वादय प्रथमा बहुवचनांतम, तत्पुरुषे सप्तम एक वचनांतम। इसमें अंश्वादी ऐसे करके शब्द पड़े हुए हैं, तो अंशु उसमें पहला है, अंशु, जन, राजन, ये सारे शब्द हैं इसमें। तो प्रत्यय पराह तत्पुरुषे समासे अंश्वादय अंतोदात्ता भवन्ति। तो प्रतिगतः अंशु, प्रत्यंशु, ऐसे ही प्रतिजन, प्रति राजा, अंशु क्या होती है? किरण। तो तत्पुरुष समास में ये यह सूत्रकार ने कह दिया है, तो अब तो समास में एक
हम बंध गए हैं, समास तत्पुरुष ही लेना है यहाँ पर, और कोई समास तो लिया नहीं जाएगा। समास तो बहुरी भी हो सकता है, लेकिन तत्पुरुष ही लेना है। आगे उपाद द्वेज जिनम गौरादय। उपाद पंचम एकवचनांतम, द्वयज जिनम गौरादय, द्वयज जिनम प्रथम एकवचनांतम, अगौरादय प्रथमा बहुवचनांतम। ये भी तत्पुरुष समास में है, और उसके आगे 2 सूत्र और आएंगे। ये 4 सूत्र तत्पुरुष समास के लिए इन्होंने, फिर बहुव्रीहि के आएंगे। तो द्वयज जिनम, तो द्वयज जिनम में 2 शब्द हैं, द्वयज और अजिनम। द्वयज बहुव्रीहि समास, बहुवचौ यच वाले शब्द हो गए, और फिर अजिन के साथ में उसका समास किया है। गौरादि गण हो गया, उसका निषेध कर दिया है, अगौरादय। तो उपात परम द्वयच अजिनम च, जो 2 वच वाले पद हैं वो, और अजिन तत्पुरुष समास से अंतुदात्तम भवति गौरादीन वर्जित्वा। गौरादियों को छोड़ दिया गया, उसमें 2 वच आ रहे हैं, जिसे पहला ही शब्द है गौर। तो 2 वच वाला को उदाहरण दिया, उपगतः देवम उपदेवः, जो देव को प्राप्त हो गया। तो देव शब्द कैसा है, 2 वच वाला। उप सोमः, सोम भी 2 वच वाला है। उपेंद्र, इंद्र में 2 वच हैं। उपहोड, होड में 2 वच हैं। अजिन में क्योंकि 3 अच थे, उसको अलग से ग्रहण कर दिया सूत्र में। तो उपगतः अजिनम उपाजिनम। तो सर्वत्र ही यहाँ पर तत्पुरुष समास ही रखना है, कुगति प्रादेय से करेंगे समास। सोरवक्षेपणे, सोह पंचम में कुशनांतम, अवक्षेपणे सप्तम में कुशनांतम। अवक्षेपण का तात्पर्य यहाँ पर जो क्षेप का अर्थ है वही अवक्षेपण का अर्थ है, अर्थात निंदा। तो पीछे भी अनेकों सूत्र ऐसे आए हैं जहां क्षेप कह करके निंदा प्रकट की गई है, वही अर्थ यहां लेना है। सोह परम उत्तर पदम तत्पुरुष समासे अंतुदात्तम भवति अवक्षेपणे गम्यमाने। अब यहाँ पर अवक्षेपण कैसे घटाएंगे, क्योंकि शब्द तो बनाया गया है यहाँ सुप्रत्यवसित, बस ये शब्द है। और भी ले लिए इन्होंने, सुस्थंडिल और सुस्फिग। देखो स्फिग यहाँ भी आया हुआ है, ये पीछे भी आया था। तो निंदा क्या है, जैसे वाक्य पूरा देखो कि इह खलु इदानीम सुस्थंडिले सुस्फिगाभ्याम सुप्रत्यवसित। जैसे किसी के ऊपर व्यंग से बोलते हैं, जब ताना मारते हैं किसी के लिए, तो एक तरह से निंदा ही होती है, तभी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग होता है किसी के साथ में। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति कि स्वयं तो जो है कोई कार्य नहीं करता है, एक अलग प्रकार की उसकी प्रकृति है, और लेकिन इस तरह से आराम से बैठा हुआ है कि जैसे मान लो कोई बहुत किसी ने धन कमाया है धर्म पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक, और अब उसको भोग रहा है। लेकिन ये कैसा है, ये तो ऐसे ही बस आराम तो कर रहा है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप खलु इदानीम इस समय सुस्थंडिले, कहाँ बैठे हुए हैं, किसी अच्छे स्थंडिल पर, और सुस्फिगाभ्याम। अब देखो द्विवचन आ रहा है ये, तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि स्फिग यहाँ पर, क्योंकि बैठते हैं तो पैरों की सहायता तो ली ही जाती है, पैर मोड़ करके बैठेंगे तो हो सकता है ये इसी का वाचक हो, क्योंकि द्विवचन भी आ रहा है, 2 पैर होते हैं। और सुप्रत्यवसितः, सुप्रत्यवसितः अच्छी प्रकार से बैठा हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्यवसान जब होता है तो उसका उस अर्थ में लेते हैं कि कोई कहीं से आकर के किसी दूसरे स्थान से आया है। तो वही अर्थ दिया है इन्होंने कि यहाँ अब आप अच्छी समृद्धि से और अच्छे स्थान में। अब इन्होंने अच्छी समृद्धि से किसका अर्थ निकाला है, क्योंकि अगर हम स्फिग का अर्थ ऐसा लें तो वो तो द्विवचन आ रहा है, वो तो इसका अर्थ नहीं आएगा। और अच्छे स्थान में इसके लिए आ गया सुस्थंडिले शब्द, अच्छे स्थान में विराजमान। दूसरे देश से लौटकर इसका अर्थ आ गया सुप्रत्यवसित है इस शब्द से। तो सुस्फिग ही अकेला बचा इसमें, और उसका अर्थ यहाँ भी नहीं स्पष्ट हुआ।
अच्छी समृद्धि से तो नहीं बनेगा अर्थ, उसमें द्विवचन का क्या तात्पर्य होगा फिर? और ये भी नहीं पता कहाँ का वाक्य है, ये कोई मूल इसका नहीं मिला है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर निंदा वाक्य से प्रकट की गई है और इस सूत्र ने अंतोदात्त कर दिया है। आगे विभाषोत्पुच्छे, विभाषा प्रथमे कुशनांतम उत्पुच्छे सप्तमे कुशनांतम। यहाँ शब्द स्वयं दे दिया है इन्होंने उत्पुच्छ। तो उत्पुच्छ शब्दे विभाषा अंतः उदात्तो भवति। उत्पुच्छ शब्द में विकल्प से पुच्छ शब्द का अंतोदात्त होगा, तो दूसरे पक्ष में जो भी स्वर होना चाहिए वो होगा। तो जैसे उत्क्रांत पुच्छात, तत्पुरुष समास तो यहां भी लेना है, तत्पुरुष समास किया गया। तो उत्पुच्छ, अब यहाँ उत्पुच्छ जो शब्द बना, तो जिस पक्ष में अंतोदात्त करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब अंतोदात्त नहीं होगा तो उसमें कौन सा स्वर होगा फिर? तो यहाँ पर जो धातु है ये पुच्छी, धातु पुच्छी जो बनाई गई है ये पुच्छ शब्द से बनाई गई है। पुच्छ तो प्रातिपदिक हो गया। तो सूत्र तीसरे अध्याय में पढ़ा था तुमने, पुच्छ भांड चीवराण ऋणिंग, ऋणिंग प्रत्यय करके, यानी कि सुबंतों से जो नाम धातु बनती है वो है ये उत लगा करके। तो ऋणिंग प्रत्यय करके उत लगा करके शब्द बन गया उत्पुच्छी। अब उत्पुच्छी से यहाँ पर एकारांत होने के कारण से ए रच से अच प्रत्यय करके उत्पुच्छ बन जाएगा। ठीक है ना, णी का तो लोप हो ही जाएगा णिटी से, तो रह गया उत्पुच्छ। अब ये ए रस से जब अच प्रत्यय किया है तो अच प्रत्यय का ग्रहण किया है, जो पीछे सूत्र आया था थाथ घैता जवित्र का नाम, उसमें अच शब्द आया हुआ है। तो उस सूत्र से ये अंतोदात्त प्राप्त था। तो जिस पक्ष में ये सूत्र अंतोदात्त नहीं करेगा उस पक्ष में, क्योंकि विकल्प यहाँ रखा गया है, तो विकल्प होने के कारण से, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो विभाषा आ रहा है सूत्र में, तो ये विभाषा उभयत्र विभाषा कहा गया है इसको। तो उभयत्र विभाषा का तात्पर्य क्या होगा कि जहां पर प्राप्त हो रहा है वहां विकल्प कर देना, और नहीं प्राप्त हो रहा है तो वहां विकल्प से प्राप्ति कराना। तो थात घंटा जब नाम से क्या हो रहा था, वो नित्य ही अंतोदात्त प्राप्त हो रहा था, तो उसका विकल्प कर दिया, ये हो गया वैकल्पिक विभाषा। तो दूसरे पक्ष में फिर उससे अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे पक्ष में इन्होंने उत का स्वर रखा है, तो उत का स्वर कैसे करेंगे फिर, क्योंकि उत लगाया गया है और तत्पुरुष समास किया गया है, तो उत का ही स्वर रहेगा वहां पर तत्पुरुष समास में। और उत का स्वर क्या रहेगा, उपसर्गाश चाभिवर्जम, उदात्त रहेगा, उससे उत्तर फिर अनुदात्त पूप हो जाएगा स्वरित। आगे देखो, द्वित्रिभ्याम पाद दन मूर्धसु बहुव्रीहो, द्वित्रिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम पादन मूर्धसु सप्तम्य कुचनांतम बहुव्रीहो सप्तम्य कुचनांतम। इसमें जो शब्द पढ़े हैं पाद और दन, ये समासांत करके जो आदेश होता है, पाद में आकार का लोप करके और दंत के स्थान पर पदन्नो मास ऋनिश सूत्र जो है, पादह पद वाला पद और पदन्नो मास से जो दंत के स्थान पर दन आदेश किया है वो लिया गया है। मूर्धन पूरा है अपने स्वरूप से। तो बहुव्रीहौ समासे द्वित्रि इत्येताभ्याम पराणि पाद दत्त मूर्धन इत्येतानि उत्तरपदानि अंतोदात्तानि भवन्ति विकल्पेन। तो बहुव्रीहि समास में ही करना है यहाँ विग्रह। तो द्वौ पादौ अस्य, जिसके दो पैर हैं, और समास करने के बाद आकार का लोप हो जाएगा, द्विपाद रह गया। तो बहुव्रीहि समास होने के कारण से पूर्व पद का स्वर प्राप्त हो रहा था, इसने अंतोदात्त कर दिया, द्विपाद त्रिपाद। ऐसे ही द्वौ दंतौ यस्य, तो द्विदन त्रिदन। अब जो विकल्प हो रहा है तो दूसरे पक्ष में फिर वही रखेंगे, पूर्व पद का स्वर।
तो पूर्व पद में यहाँ सर्वत्र द्वि और त्रि ये जो शब्द आ रहे हैं, तो इनमें द्वि और त्रि ये दोनों ही फिशोन्त उदात्त से उदात्त रहेंगे। तो एक पक्ष में अंतुदात्त, एक पक्ष में आद्युदात्त, सर्वत्र यही उदाहरण बनेंगे इसके। द्विमूर्धा, त्रिमूर्धा। अब द्विमूर्धा त्रिमूर्धा में यहाँ दो दो उदाहरण है, एक है द्विमूर्धा त्रिमूर्धा, दूसरा है द्विमूर्धा त्रिमूर्धा। तो ये क्या है? तो वहां पर जो श प्रत्यय हुआ है ना, ये द्वित्रिभ्याम श मूर्धन। तो मूर्धन शब्द से श प्रत्यय समासांत, तो जब श प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में तो मूर्धन का हो गया मूर्ध, विभाग का लोप करके। और दूसरे पक्ष में फिर वैसा ही रहेगा, जहां श प्रत्यय नहीं करेंगे जब, तो उस तरह से बनेगा द्विमूर्धा त्रिमूर्धा। तो दोनों प्रकार के उदाहरण है इसमें। और ये पीछे बताई था वहां पर कि जो सारे ही समासांत प्रत्यय हैं वो वैकल्पिक हो जाते हैं। आगे देखो, सक्थम चाक्रांतात्। सक्थम प्रथम एकवचनांतम च विपदम अक्रांतात् पंचम एकवचनांतम। अक्रांत क्या है? ये जिसने क्रांत नहीं किया है। तो क्रह अंतः यस्य, क्रह जिसके अंत में है, ठीक है ना। और फिर नए समास कर दो, न क्रांतः अक्रांतः। जैसे चक्र शब्द है, कैसा है ये? क्रह अंत में आ गया नहीं, ऐसे शब्दों को नहीं लेना है, क्रह जिनके अंत में आ रहा है। तो अक्रांतात परः, यानी पहला जो शब्द है यहाँ पर वो क्रांत नहीं होना चाहिए। अक्रांतात परः सक्थ शब्दः अंतुदात्तो भवति विकल्पेन बहुव्रीहि समासे। तो गौर शब्द लिया, गौर क्रांत नहीं है। गौर सक्थः, श्लक्षण सक्थः, सक्थी जांग को बोलते हैं। तो गौर है सक्थी इसकी, वो गौर सक्थः। तो यहाँ पर भी समासांत मूल शब्द तो यहाँ पर सक्थी है ना, और लेकिन सूत्र में पड़ा है सख्त। तो सख्त शब्द जो सूत्र में पड़ा है वो प्रत्यय करके ही निर्दिष्ट है, समासांत प्रत्यय करके। बहुव्रीहौ सख्त्यक्षणो स्वांगात शच, तो शच प्रत्यय करके पढ़ा गया है। इससे ये भी स्पष्ट है कि यहाँ समासांत वैसा ही लेना है। तो गौर सक्थः, श्लक्षण सक्थः। श्लक्षण में यहाँ पर, क्योंकि दूसरे पक्ष में जब स्वर रखेंगे इसका, तो उनादि में सूत्र आया हुआ है इसके लिए, श्लिषे रच्चोपधाया है। उपधा में जो ई है ना, श्लिष, इसको आकार भी करना है। और प्रत्यय कौन सा रहेगा? क्स्ना। तो क्स्ना प्रत्यय में स्ना बचेगा तो बन गया श्लक्षण। तो ये प्रत्यय स्वर से यहाँ अंतोदात्त रहेगा। इनका जो वाक्य है अंत में थोड़ा बिगड़ गया है, इसको संभाल लेना। ये जो यहाँ से लिखा है ना कि श्लक्षण शब्द भी श्लिषे रच्चोपधाया से क्स्ना प्रत्यांत होने से अंतोदात्त है, यहां तक तो ठीक रहा। अब आगे जो वाक्य इनका है ना, अतः पक्ष में, तो पक्ष का तात्पर्य क्या हुआ भाई? एक पक्ष में तो हमने अंतोदात्त मान लिया यहां पर। इस सूत्र से सक्थम चाक्रांतात क्या कर रहा है? ये अंतोदात्त कर रहा है, लेकिन विकल्प से कर रहा है। तो विकल्प से कर रहा है, तो जिस पक्ष में अंतोदात्त कर लिया हमने उस पक्ष को तो अलग हटा दो। अब दूसरा पक्ष क्या होगा? तो दूसरा पक्ष श्लेषे रच्चोपधाया से, हम जब प्रकृति स्वर रखेंगे पूर्व का, तो श्लेषे रच्चोपधाया से क्षण प्रत्यय का निर्णय होने के बाद अंतोदात्त करेंगे, प्रत्यय स्वर रखेंगे ना, तो अंतोदात्त हो गया ये श्लक्षण। तो अब जो अतः पक्ष में जो शब्द आ रहा है, ये इसके आगे ये काट दो इतना कि अंतोदात्त रहेगा पक्ष में, इतना हटा दो। अब वाक्य यहां जुड़ जाएगा, ये अतः पक्ष में पूर्व पद प्रकृति स्वरत्व होकर यही स्वर रहेंगे, अर्थात अंतोदात्त रहेगा। पक्ष में का तात्पर्य श्लेष रच्चोपधाया लगा करके, यानी कि पूर्व पद का प्रकृति स्वर मानते हुए ये पक्ष में के आगे बोलेंगे ऐसे।
अच्छा जी, इसमें नंबर भी गलत है ना? तो पूर्व पद प्रकृति स्वरत है 6-1-1। 6-1, अच्छा ये हाँ 6-2-1। हाँ ये भी गलत है। 6-2, 6-2-1। अभी बहुरी प्रकृति पूर्व पदम। आगे अंतिम सूत्र है, परादेश छंदसी बहुलम। परादे ही प्रथम गुचनांतम छंदसी सप्तम गुचनांतम बहुलम प्रथम गुचनांतम। यहाँ जो बहुल शब्द है ये बहुत व्यापक है। सारे दरवाजे खुल जाते हैं चारों ओर के यहाँ पर आकर के, क्योंकि अंत हो रहा है ना, जो बचा कुचा है सब सारा समेटना है पाणिनि को, तो क्या करेंगे अब। तो ऐसा सूत्र बना दिया कि अब कोई उन पर आक्षेप नहीं कर सकता कि आपने ये तो लिया ही नहीं, है ना। कोई भी आक्षेप नहीं कर सकता अब उन पर। इसलिए ऐसा सूत्र रख दिया अंत में कि सब कुछ ले लो, अब जो कुछ भी कहीं मिलता है सब ले लो इसके अंदर। दूसरा इसमें पराधी जो शब्द आ रहा है ये थोड़ा रहस्यमय है। ये पर क्या चीज है? तो पर यहाँ पर है कि अब तक जो सूत्र आ रहे हैं उनमें जो सबसे परे वाला सूत्र है, इनके अंत वाला कौन सा था? सक्थम चाक्रांता। तो पर से यहाँ पर सख्त शब्द को ले लिया है इन्होंने, ठीक है ना। पर से तात्पर्य सख्त शब्द, और परस से आदि ही, पर आदि ही उसका आदि, पर के आदि को उदात्त करना है। पिछले सूत्र ने क्या किया था? विकल्प से अंत उदात्त किया था पूरे समास में। यहां है परादि, तो अंत उदात्त करेंगे तो सख्त का थ उदात्त रहा, और उसका आदि करेंगे तो स उदात्त होगा, यही तो होगा ना। तो यही तात्पर्य है। लेकिन बहुल कह करके वो सारी बातें सब इधर हो जाएंगी और बहुल बहुत व्यापक बन जाता है। जो शब्द नहीं कहे हैं वो भी ले ली जाएंगे, जहां उदात्त नहीं कहा है वहां हो रहा है तो वो भी ले लो। तो छंदसी विषय परस्परादेह परादिः अर्थात सख्त शब्दस्य आदि उदात्तो भवति बहुलम। तो जैसे अंजी सख्तम आलभेत, तो यहाँ स उदात्त हो गया। त्वाष्ट्रौ लोमश सख्तौ, यहाँ ज्यों का त्यों रखा इन्होंने, बहुल है ना इसलिए। और बहुल वचनात् पदांतरे समासांतरे च, बहुरी की बात चल रही थी तो नहीं, सारी सीमाएं तोड़ दो, अन्य समास भी ले सकते हैं। सख्ती शब्द की बात हो रही थी, सख्त की, कि नहीं वो भी छोड़ दो, अन्य शब्द भी ले लो। तो रिजु बाहु, यहाँ तो बाहु शब्द आ गया, और समास भी बहुरी ले लिया है। लेकिन वाक्पति ही चितपति में सख्त सी की सीमा से बाहर भी हो गए, पति शब्द आ गया। समास की सीमा से बाहर हो गए, षष्ठी समास तत्पुरुष समास ले लिया। और अंत का जो उत्तर पद है उसका परस्य आदि है, उसका आदि उदात्त कर दिया। अब यहाँ पर हम पराधी, जैसे अभी हमने पराधी से पर शब्द से लिया हमने सख्त शब्द को, और इसी को और थोड़ा व्यापक कर दें तो पर का अर्थ उत्तर पद भी तो होता है। समास में दो पद आ रहे हैं तो पर वाला उत्तर पद हो गया, उसका आदि उदात्त कर दो, तो पति और ये बाहु ये शब्द भी सारे आ जाएंगे उसमें। तो इस तरह से है, क्योंकि स्वर का प्रकरण बहुत विस्तृत है और सारा सूत्र में समेटा नहीं जा सकता, तो ये सूत्र जो है बहुत लगाते हैं, परादेश छंदसी बहुला। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं अब। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ